Hello students, in this video we will talk about breakdown of fats. Fats, as you all know, are composed of fatty acids and glycerol. तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं फैट्स। तो फैट का ब्रेकडाउन भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज। अब हम इस वीडियो में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एटीपी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, और ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट फिर एनएडी के साथ रिएक्ट करके डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना लेता है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल बनता है। सिमिलरली ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन जो है वापस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हो जाता है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंशियल वे एंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज: बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन। अब हम ये तीनों तरीके के ऑक्सीडेशन वन बाय वन स्टडी करेंगे। First and the most important is beta oxidation of fatty acids. Beta oxidation of fatty acids was discovered by F. Knoop in 1904. According to this pathway, oxidation of fatty acid occurs at the carbon, resulting in the formation of a molecule of acetate from the terminal two carbons and leaving a residue of a fatty acid containing two carbon less than the original. फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, तो उसकी हर साइकिल में दो कार्बन कम होते जाते हैं। तो जो ओरिजिनल फैटी एसिड्स था उससे दो कार्बन कम का फैटी एसिड हर साइकिल में बनता चला जाता है। The process repeats itself until the fatty acid with even number of carbons is completely converted to acetate molecules. ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है जब तक कि फैटी एसिड जो है वो कम्प्लीटली एसीटेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बीटा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले क्या होता है? फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है। The initial step is activation of a fatty acid by its transformation into a corresponding coenzyme A, thioester, with the help of coenzyme A. The energy required for this process is derived from ATP, and enzymes for activation of fatty acids are called thiokinases or acyl coenzyme A synthetase. These are present in outer mitochondrial membrane. इस एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मिलती है एटीपी से, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं वो है थायोकाइनेसेस। In all reactions where ATP splits to AMP and pyrophosphate, the pyrophosphate is hydrolyzed to two molecules of phosphate, and this process drives the reaction forward. There is therefore a net loss of two energy-rich phosphates in this reaction. ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हो जाती है और दो पायरोफॉस्फेट इसमें निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, pyrophosphate is removed and ATP is converted into AMP, और फैटी एसिड पहले कन्वर्ट होता है एसाइल एडिनाइलेट में और फिर एसाइल कोएंजाइम A में। Then the next step is formation of unsaturated acyl coenzyme A. The product formed in the initial step, जो एसाइल कोएंजाइम में बनता है पहले, इट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स कि हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो रहे हैं, जबकि बायोसिंथेसिस में हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं। वहाँ पे
हाइड्रोजनेशन होता है, रिडक्शन होता है. So 2 hydrogen atoms are removed from alpha carbon atoms of the fatty acids to form alpha beta unsaturated fatty acyl coenzyme A derivative. They require coenzyme FAD and enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase. ये आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए अल्फा और बीटा से, तो बीच में डबल बॉन्ड बन गया है. Then formation of beta hydroxy acyl coenzyme A. This involves addition of water in presence of enzyme enoyl coenzyme A hydrase and yields a hydroxy acyl coenzyme A derivative. अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है. वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने से एक कार्बन पे H जुड़ेगा और एक पे OH. सो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डेरिवेटिव. अब ये जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना है, इसमें अगेन डिहाइड्रोजनेशन होगा. डिहाइड्रोजनेशन मीन्स ऑक्सीडेशन. तो जब OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कीटोनिक ग्रुप. So it gets dehydrogenated to keto group by the enzyme beta hydroxy acyl coenzyme A dehydrogenase. So resulting into beta keto acyl coenzyme A ester, and hydrogen is accepted by NAD. NADH gets reoxidized through the electron transfer chain and forms 3 molecules of ATP. और जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है थायोलिटिक क्लीवेज. द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बाय बीटा कीटो थायोलेज, देयर बाय फॉर्मिंग एसाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब जो बना है वो वापस से एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा, जो जैसे कि इनिशियली एसाइल कोएंजाइम ए था, लेकिन इस एसाइल कोएंजाइम ए में ओरिजिनल एसाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन कम होते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन अंटिल द ओरिजिनल लॉन्ग चेन एसिड हैज़ बीन कंप्लीटली स्प्लिट इनटू एसिटाइल ग्रुप्स. ठीक है, बार बार ये रिपीट होती रहती है जब तक कि पूरी चेन जो है वो एसिटाइल ग्रुप्स में स्प्लिट नहीं हो जाती है. दिस वी कैन रिप्रेजेंट बाय अ रिएक्शन बाय अ साइकिल. कैसे बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू इनॉइल कोएंजाइम में डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है FAD एक्सेप्ट करता है. और जो नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन का, उसमें हाइड्रोजन NAD एक्सेप्ट करता है. अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है वो क्रेब्स साइकिल में या शुगर्स या मेटाबोलाइट्स के फॉर्मेशन में यूज़ हो जाता है. द एसिटाइल कोएंजाइम A कैन बी यूटिलाइज्ड इन आइदर लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द क्रेब्स साइकिल or building up sugars and metabolites through glyoxylate cycle. One FADH2 and one NADH2 are formed per 2 carbon fragment. ठीक है, एक FAD से बनते हैं 2 ATP और एक NADH2 से बनते हैं 3 ATP. तो एक पूरी जो साइकिल है जिसमें 2 कार्बन यूनिट कम हो रहे हैं, उस पूरी साइकिल में 5 ATP बनते हैं. ये तो हमने बात की ऑक्सीडेशन ऑफ इवन चेन फैटी एसिड. फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन का नंबर इवन है. तो इवन होने से क्या होता है, हर स्टेप में, हर साइकिल में 2-2 कार्बन कम होते जाते हैं. लेकिन उन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. So the odd carbon long chain fatty acids are oxidized by the same pathway as the even carbon fatty acids, starting at the carboxyl end of the chain. Same pathway होता है, थोड़ा सा फर्क होता है.
The substrate for the last pass through the beta oxidation cycle is a fatty acyl coenzyme A in which the fatty acid has 5 carbon atom. जो लास्ट सबस्ट्रेट बनता है वो 5 कार्बन का बनता है और फिर इसका जो क्लीवेज होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, in which the fatty when this is oxidized and finally cleaved, the products are acetyl coenzyme A and propionyl coenzyme A rather than 2 moles of acetyl coenzyme A produced in the normal beta oxidation cycle. Propionyl coenzyme A is converted into succinyl coenzyme A, which is an intermediate in the TCA cycle. You can see here propionyl coenzyme A is converted into D-methyl malonyl coenzyme A in presence of ATP and propionyl coenzyme A carboxylase. Carbon dioxide is added and then this is converted into L-methyl malonyl coenzyme A in presence of enzyme methyl malonyl coenzyme A racemase. And it is finally converted into succinyl coenzyme A in presence of enzyme methyl malonyl coenzyme A mutase and vitamin B12. This succinyl coenzyme A is utilized in tricarboxylic acid cycle. Now let's talk about alpha oxidation of fatty acids. Oxidation of fatty acids on alpha carbon atom is known as alpha oxidation. There is removal of one carbon atom at a time from the carboxyl end of the molecule. बीटा ऑक्सीडेशन में हर साइकिल में 2 कार्बन रिमूव होते हैं, जबकि अल्फा ऑक्सीडेशन में हर साइकिल में 1 कार्बन रिमूव होता है. Alpha oxidation was first observed in seeds and leaf tissues of plants. सबसे पहले ये सीड्स और प्लांट्स के लीफ टिश्यूज में ऑब्जर्व किया गया था. इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? हाइड्रोक्साइलेशन अकर्स एट अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्साइलेशन होता है. हाइड्रोक्साइलेशन होने से क्या होता है? उस पे OH ग्रुप जुड़ जाता है एंड दिस इज देन ऑक्सीडाइज टू अल्फा कीटो एसिड. आप देख रहे हो यहाँ पे कि OH ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से यहाँ कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो गया. This keto acid undergoes decarboxylation. इस कीटो ग्रुप का decarboxylation होता है, yielding a molecule of carbon dioxide and fatty acid with 1 carbon less. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो 1 कार्बन कम हो गया, इसलिए अब जो इसमें फैटी एसिड बचा है वो उसमें ओरिजिनल फैटी एसिड से 1 कार्बन कम होता है. The salient feature of alpha oxidation are only free long chain fatty acids serve as substrates. Molecular oxygen is indirectly involved. It does not require coenzyme A intermediates. It does not lead to generation of high energy phosphates. And lastly, we'll talk about omega oxidation of fatty acids. The biological oxidation of fatty acids at the omega carbon atom was first reported by Verkade and his group. The mechanism involves an initial hydroxylation of the terminal methyl group to a primary alcohol. जो terminal methyl group होता है वो primary alcohol में convert हो जाता है. In animals, the cytochrome P450 system is the hydroxylase responsible for this alkane hydroxylation. In bacteria, rubridoxin is the intermediate electron carrier which feeds electrons to omega hydroxylase system. The immediate product RCH2OH is oxidized to an aldehyde by an alcohol dehydrogenase, which in turn is oxidized to carboxylic acid by an aldehyde dehydrogenase in both systems. यहाँ आप देख रहे हो कि CH3 group is converted to a OH group which is subsequently oxidized to COOH group. तो इससे क्या होता है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. दोनों एंड्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी भी एंड से फिर बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल शुरू हो जाती है और
resulting into acetyl coenzyme A. So I hope students you have understood